अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का जो सबक है ये है 8वीं जमात के बच्चों के लिए। मज़मून उर्दू और मौजू है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का पहला हिस्सा इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। उसमें हमने ये पढ़ा कि आज से सैकड़ों साल पहले 818 के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था और उस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसका गुजर बसर होता था। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, इसका नाम जाबिर रखा गया। और जाबिर के पैदा होने के बाद हयान को फिक्र लाक हुई कि अब क्या होगा, अब रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। तो पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराम में मुलवस हो गया। जाबिर अभी कम से नहीं था, छोटा ही था कि उसका बाप गुजर गया, उसका बाप मर गया और उसकी सारी तालीम तरबियत का दारमदार उसकी माँ के कंधों पर आन पड़ा। तो माँ ने उस कमसन जाबिर को गाँव से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और जाबिर ने बचपन के ये लम्हात या बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़िज़ा में गुजारे। तो गाँव में उससे मामूली तालीम हासिल हुई, अलबत्ता उसमें तलाश जस्तजू का मादा कोट कोट कर भर गया। और कुछ साल गुजरने के बाद जाबिर फिर कोफा वापस आया। उन दिनों कोफा में उम्दा माहौल था, इल्मी माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ और उसने एक मदरसे में दाखिला लिया और जो उस ज़माने में रिवाज था तालीम का, वो तालीम उसने हासिल करना शुरू की। अब हम इसके आगे आज पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिए। अब जाबिर जवान था, उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाच उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की, साथ ही किस्म किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। उसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वह हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम इकराम से नवाजा। जाबिर से पहले दुनिया इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए, इन तजुर्बात के उसूल और कवायद मुरतब किए। ये उसूल और कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। कुछ सवालों के कुछ लफ्ज़ हैं जिनका मानी दिया गया है, आप गौर कीजिएगा। धुन सवार होने का हुआ शौक पैदा होना, कैफियत तारी होना, किसी ख्याल या बात को के पीछे लगना। खासियत कहते हैं तासीर को या ख़ास असर को। कवायद है कायदा की जमा, तरीका। मुरतब, तरतीब दिया हुआ। भट्टी, चूल्हा। ये थे कुछ लफ्ज़ जिनका मानी मैंने लिखा है। तो अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। अब जाबिर जवान था, उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाच उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। जाबिर अब जवान हो चुका था। जाबिर और जब उसने देखा कि उसकी माँ बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, तो उससे वो न देखा गया, उससे अपनी माँ की गुर्बत न देखी गई। तो उसने सोचा कि मैं अब सोना बनाऊं और सोना बनाने की धुन, सोना बनाने का शौक़ उसको पैदा हो गया। सोना बनाने की कैफियत उस पर तारी हो गई और उसने मुख्तलिफ़ दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू कर दी और उसने मुख्तलिफ़ दवाओं का असर या मुख्तलिफ़ दवाओं की तासीर उसने मालूम करना शुरू कर दी। किस दवाई में कौन सी तासीर है, किस दवाई में किस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो उसमें उसने वो खासियतें मालूम करना शुरू कर दी। साथ ही किस्म किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया। उसने उसके साथ साथ एक तो उसने दवाओं की मुख्तलिफ़ किस्म की खासियतें मालूम करना शुरू कर दी, उसके साथ साथ उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म के चूल्हे में पिघलाना शुरू कर दिया। उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दहातें उसने ली और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ और उनको एक ख़ास किस्म की भट्टी में उसने पिघलाना शुरू कर दिया। उसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे और उसके घर में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ मौजूद हुआ करती थी या और तरह तरह की दहातें मौजूद हुआ, जैसे पीतल होता है, सोना होता है या ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की दहातें होती हैं। उन दहातों को उसने पिघलाना शुरू कर दिया और उसके
گھر میں الگ الگ شکل کے برتن بھی تھے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربات کرتا رہا اور وہ ہر وقت وہ کیمیا گری کے تجربات کرتا رہا. کیمیا گری تجربے کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا. اور اس کیمیا گری کے دوران حالانکہ وہ سونا ایجاد کرنا چاہتا تھا لیکن بیچ بیچ میں اس سے کچھ ایسی ایجادیں بھی ہو گئی, کچھ ایسی چیزیں بھی ایجاد ہو گئی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اور لوگوں کو جب فائدہ ہوا تو اس سے کیا ہوا, اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور جابر کی جو شہرت ہے وہ دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت خلیفہ, وہ اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. ہارون رشید نے جب سنا جب اس جابر بن حیان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. جابر جب بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اسے انعام اکرام سے نوازا, خلیفہ نے اسے انعام دیا, اس سے بہت عزت کی, اس سے بڑی اچھی طرح پیش آیا. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کیمیا سے ناواقف تھی اور جابر سے پہلے دنیا کیمسٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. دنیا جانتی ہی نہیں تھی کیمسٹری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا کیمسٹری میں بھی تجربات کیے جاتے ہیں. یہ دنیا کو جابر سے پہلے معلوم نہیں تھا. اس نے کیمیائی تجربات کیے, جابر نے کیمیائی تجربات کیے, ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. جب اس نے کیمیائی تجربات کیے تو قدرتی بات ہے کہ اصول اور قاعدے بھی اسی کو مرتب کرنے تھے اور اس نے اصول اور قاعدے مرتب کیے. اس نے باضابطہ طریقے بتائے, اس نے باضابطہ اصول مرتب کیے, ترتیب دیے, ان کے اصول ترتیب اس نے دیے جو اس نے تجربات کیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہی اصول و قواعد جو جابر بن حیان نے 850 یا 860 کے قریب انجام دیے ہوں گے, تو آج بھی وہی تجربات, ان تجربات کے لیے وہی اصول قواعد آج بھی استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ سوال یہاں لکھے ہوئے ہیں, امید ہے کہ آپ ان کا جواب خود ہی لکھو گے. سوال نمبر 1 ہے, جابر بن حیان پر کس چیز کو بنانے کی دھن سوار ہوئی؟ سوال نمبر 2, جابر بن حیان کے وقت بغداد کا خلیفہ کون تھا؟ سوال نمبر 3, جابر سے پہلے دنیا کس چیز سے ناواقف تھی؟ سوال نمبر 4, جابر کی شہرت کس طرح دور دور تک پہنچ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا, امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.